हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा IAS एस्पिरेंट में। तो आज हम बात करेंगे पिछले 10 वर्षों से 2024 तक जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के PYQs हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आप देख सकते हैं ये 2024 का क्वेश्चन है जो कि UPSC 2024 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक, तो इसका पहला कथन है कि नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 के क में दी गई हैं। दूसरा कह रहा है कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। एंड तीसरा कह रहा है कि संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में रखे गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3, ये सभी सही हैं। अब आप मुझे फटाफट बताइए, तब तक मैं बता देती हूँ कि जो पहला कथन है कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 में रखी गई हैं, तो हाँ, ये बात सही है, भाग 9 में रखी गई हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है तो कितने से कितने तक रखी गई हैं, तो मैं बता देती हूँ। 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिकाओं की शक्तियाँ रखी गई हैं। ठीक है, और जो आपातकालीन उपबंध हैं वो संविधान के भाग 18 में रखे गए हैं। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि वो भाग 18 में ही रखे गए हैं। और तीसरा कह रहा है हमारा संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में रखे गए हैं। तो हाँ, ये कथन भी सही है हमारा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है एंड तीसरा भी सही है। तो हम साफ साफ नीचे कह सकते हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, मतलब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, पहला कथन हमारा ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन है। एक राज्य विषय है। क्या कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तीसरा कह रहा है अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। चौथा कह रहा है नगर निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। ठीक, तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला गलत है क्योंकि सही उत्तर हमारा आंसर सी है, क्योंकि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये 2024 का क्वेश्चन है जो कि UPSC प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था। ठीक, तो वो आइए बात करते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो अनुच्छेद 15 दे रखा है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 दे रखा है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 दे रखा है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 दे रखा है। तो चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 हमारा सही उत्तर है, क्योंकि निजता के अधिकार हो गए हैं।
पासपोर्ट रखने का अधिकार हो गया, स्वच्छ पानी का अधिकार हो गया, रोड को सही में रखना अधिकार हो गया। ये सभी अधिकार हमें आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त हैं। तुम्हारा निजता एंड ये प्राइवेसी का अधिकार भी हमें 21 आर्टिकल में ही मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के प्रीलिम्स में। 2023 के प्रीलिम्स में इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, दूसरा दे रखा है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, तीसरा दे रखा है कि विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, चौथा दे रखा है विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो हम यह जानते हैं कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से। ठीक, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के प्रीलिम्स में। बहुत ही कठिन क्वेश्चन था, अगर हम सार को नहीं समझे तो उत्तर नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। इसके ऑप्शन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए कहता है कि यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरा कह रहा है यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकुर बनाता है। तीसरा कह रहा है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। चौथा कह रहा है यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि यह कहता है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्धित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। दूसरा कथन कहता है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे हैं किसी व्यक्ति को विविध काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तीसरा कथन कह रहा है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभिव्यक्ति की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब पूछ रहा है इसमें उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, कोई भी नहीं। तो हमें पता है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो कथन सही हैं, केवल दो। ठीक है, कथन 1 सही है एंड कथन 2 सही है। बात कर लेते हैं कथन 1 क्या कहता है। कथन 1 की अगर सुने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में साफ साफ कहा गया है यह केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार चल रही है। ठीक है, कथन 2 भी सत्य है। कथन 2 का मतलब होता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानूनी सलाह के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 भी यह निर्दिष्ट करता है कि अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2 के तहत अधिकार
उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं जिन्हें निवारक निरोध प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है। जबकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निवारक रूप से हिरासत में लिए गए लोगों के लिए कानूनी सलाह के अधिकार की स्पष्ट रूप से गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो हमारा कथन पहला और कथन दूसरा सही है, इसलिए केवल कथन 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो यह कहता है कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसके परिमाण को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। चलिए इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरित करने पर रोक लगेगी। ठीक है, दूसरा कहता है इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासन निकाय का सृजन होगा। तीसरा कहता है इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। चौथा कहता है जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। ठीक, अब सवाल क्या कहता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिमाण को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। तो हम साफ सब बता देंगे। ऑप्शन ए जो यह कहता है कि जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को आंतरित करने पर रोक लग जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यह आदिवासी लोगों की भूमि को गैर आदिवासी लोगों को स्थानांतरित करने से रोकेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित कानून के इस पहलू में भी कुछ महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। जैसे कि एक केस था समथा बनाम आंध्र प्रदेश का। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर अपना प्रमुख निर्णय पारित किया था। न्यायालय को इस पर फैसला देने के लिए कहा गया था कि क्या अनुसूचित क्षेत्र में एक गैर आदिवासी को खनन पट्टे का अनुदान आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने वाले कानून का उल्लंघन है। इस मामले में 1970 का था ये आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियम 1, जो स्पष्ट रूप से अनुसूचित क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी अन्य को भूमि हस्तांतरित करने से रोकता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन पे सटीक बैठेगा। आपको पता चल गया, ऑप्शन ए हमारा सही है। फटाफट आप इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण करना किसका उल्लंघन है। ये तो बहुत सिंपल है, ये आप वीडियो को पॉज करके हमें बताएं। ठीक, फिलहाल मैं बता देती हूँ क्योंकि हमें पता है आप लोग इतने ईमानदार हैं नहीं, कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। समता का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। क्या लगता है आपको। समता का अधिकार तो नहीं हो सकता। समता के अधिकार में तो बात होती है इक्वेलिटी की, हर चीज की इक्वेलिटी की बात हो रही है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लगता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं और यह संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया है कि जितने भी राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं यह पूर्ण किए जाएं। हाँ, इनकी गारंटी नहीं है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्वों को तब लागू करे जब वह नीतियाँ बनाएं। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 39 राज्य को यह आदेश देता है
कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का सामान्य नुकसान न हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह आया था 2021 में। ऑप्शन ए कहता है यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी कहता है यह विधिक अधिकार है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन सी यह कहता है कि यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन डी यह कहता है कि यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। बताइए कौन सा सही होगा? संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? क्योंकि यह फंडामेंटल राइट तो बचा नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी यही कह रहा है कि यह मूल अधिकार है जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये तो गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि यह न तो मूल अधिकार है ना विधिक अधिकार है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक रूल बना हो और वो ना विधिक हो ना मूल हो। रूल तो रूल है, वो कानूनी भी हो सकता है और राइट्स भी हो सकते हैं। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। बचा क्या? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कहता है कि यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। बात तो सही कर रहा है। चलो ए पे भी बात कर लेते हैं। ए कह रहा है यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब बताइए, अगर कोई एक विधिक अधिकार है जो एक गवर्नमेंट लॉ है, क्या वो केवल नागरिकों के लिए है या किसी भी व्यक्ति के लिए? भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के लिए यह लॉ प्राप्त है उसे। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आंसर तो आपको आ गया होगा। 2021 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया। रिपीट है, तरीका भी सेम है। आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा कहता है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हैं केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा कह रहा है जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी जाए किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। क्या लगता है आपको, ये कथन सही हो सकता है? टोटली रॉन्ग। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। और क्वेश्चन आंसर क्या पूछ रहा है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है ये तो हम बाद में पता लगा ही लेंगे, लेकिन गलत कौन सा है इसको तो हम बता सकते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो तो टोटली गलत है। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसकी तुलना ही हम नहीं करेंगे। ठीक, अब ऑप्शन ए कह रहा है भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। हाँ ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरा कह रहा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो क्या केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है? गलत। भारत का हर नागरिक राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, उसके लिए यह मान्यता बिल्कुल नहीं है कि वह जन्म से नागरिक भारत का होना चाहिए। गलत है ये। सही क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित एक भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक
रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी कहता है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, बताइए बताइए फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए अब एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप है जो राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसमें सबसे सही हमें तो ऑप्शन ए लग रहा है। किसी को बी भी लग रहा होगा, किसी को सी भी लग रहा होगा, किसी को तो डी भी लग रहा होगा। चलिए बात करते हैं एक राज्य होने के लिए क्या कह सकते हैं। व्यक्तियों का एक समुदाय होना चाहिए, कम्युनिटी, ये तो लागू होगा। ठीक, और एक निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए ये भी कहता है समुदाय तो है ही, निश्चित भूभाग तो है ही, और ये कहता है जो किसी भी बिना बाह्य नियंत्रण के उस निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार भी है। ये सभी शर्तों को पूरा करता है। ऑप्शन बी पे बात कर लेते हैं। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के संसाधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। गलत ये भी नहीं है, लेकिन हम इसको प्रॉपरली डिफिनेशन नहीं मान सकते, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि वह उसका स्वरूप संघीय है। ऐसी कौन सी विशेषता है राज्य व्यवस्था में जो यह बताती है कि उसका स्वरूप संघीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ की कार्यपालिका में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। डी कह रहा है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय तो है, लेकिन इसमें कुछ और पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो संघीय स्वरूप है। जो उसका संघीय स्वरूप है तो वह है ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। ऑप्शन 2 कह रहा है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। ऑप्शन सी कहता है शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य सरकार की अनधिकृत बस्तियों को भी लोक सेवा तथा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। ऑप्शन आंसर पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। चलिए बात करते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन ए हमारा कह रहा है हाँ, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, या 2 और 3 सही। बताइए, बात करें अगर 2 और 3 की तो कैसा रहेगा। 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं।
दूसरे में क्या कह रहा है, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर के सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। हाँ, देता है। तीसरा कह रहा है शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को भी लोक सेवा और सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। तो हाँ, ये दोनों करेक्ट हैं। 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक और प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित कर एवं अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। जिसका क्वेश्चन ही समझने में इतना कंफ्यूजन हो, उसका आंसर हम सही कैसे दे सकते हैं। फिलहाल इसीलिए तो मैं आई हूँ, ताकि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूँ, तो आंसर आप बिल्कुल कर लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई भी विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेक का अधिकार दे देता है। कानून को लागू करने के मामले में कोई ऐसा रूल हो जो किसी कार्य करने वाले या एक प्रशासनिक अधिकारी को कुछ ऐसे विवेक का अधिकार दे सकता है जिन पर अनकंट्रोल्ड हो, जिन पर किसी का लगाम न लगा हो। वह भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। बात करते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 14 हमारा कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 28 धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 32 संविधान के उपचार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का बताता है। पूछ रहा है इसमें अनियंत्रित शक्तियाँ जो विवेकाधिकार हैं वो संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन करेंगे। तो वो उल्लंघन करेंगे विधि के समक्ष समता का, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और एक कार्यपालक है। अगर उसको विवेक का अधिकार अनियंत्रित दे दिए जाएं तो संविधान के अनुच्छेद 14 में जो कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसका उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इतने जो 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, आप इनकी फटाफट प्रैक्टिस करिए, इनका रिवीजन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। कल फिर मैं 15 क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आपको उनकी प्रैक्टिस कराऊँगी, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले फिर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।